तो दोस्तों, एक बार फिर सामने शब्द के इस पॉडकास्ट पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है आयुष। तो आयुष, अपने बारे में कुछ बताओ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भैया मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। मैं बैतूल से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है बैतूल। वहाँ से मैं हूँ। मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग करी है। मैं इंदौर से करी है पढ़ाई और अभी पुणे में जॉब कर रहा हूँ। लिखने की शुरुआत अगर देखी जाए तो खून में ही रहती है। मैं इंदौर से जब बैतूल जाता था, मुझे वो कहानी याद है कि जब मैं दादाजी से मिलने जाता था अपने, तो वो मिर्ज़ा गालिब का एक शेर पढ़ के बोलते थे, बात करते थे। शुरुआत बात की ऐसे करते थे कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। वाह 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 वाह। तो मुझे लगता है वो गढ़ा गया है हम लोगों में कि लिखने का तरीका। फिर मेरे पिताजी भी प्रेस में उनका बहुत अच्छा हाथ रहा, बहुत अच्छे लेखक रहे, बहुत अच्छी उनकी राइटिंग। अभी भी लिखते हैं लेख, कभी आर्टिकल लिखते हैं तो आप उनकी राइटिंग देखिए, बहुत सुंदर उनकी राइटिंग। तो वो पैटर्न, वो जो स्किल है, वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा हम लोगों में, मुझ में भी। और हमारे घर के सारे ही बच्चे लगभग लिखते हैं। मेरे चाचा जी हैं, वो भी लिखते हैं। फिर वहाँ से लिखने की शुरुआत हुई, धीरे धीरे लिखना चालू किया। तो पहले मैं फेसबुक पे हम कैप्शंस डालते थे, तो मैं सोचा क्यों ना खुद के कैप्शंस बनाए जाएं। उससे पहले हम फेसबुक पे जो कैप्शन लिखते थे कहीं से कॉपी कर लिया, सुनी हुई चीज़ें लिखते थे। फिर वहाँ से एक इंट्यूशन आया कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ। फिर धीरे 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 स्टार्ट किया लिखना। कॉलेज में कुछ माँ पे लिखा, कुछ जो आप बीती थी उस पे लिखा। फिर धीरे धीरे समझ में आया शायरी क्या है, कविता क्या है, कैसे दो लाइनों में आदमी जहाँ की चीज़ें लिख देते हैं सभी लोग, बड़े शायर जो हैं। तो वहाँ से एक लिखने का तरीका मालूम हुआ। अच्छा। कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर मेरे पिताजी, अब हम ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो हमारी वोकैबलरी अपने आप बनने लगती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि हमारे पिताजी सुबह उठ के वो पूजा करते थे। तो पूजा करते समय वो मंत्र जोर जोर से पढ़ते थे। तो हम एकदम बच्चे थे, हमें मालूम नहीं था कि ये क्या है, पर वो हमारे कानों में जाके वो हमें अब याद है। अच्छा। हमें उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि कभी पढ़ लिया या अलग से याद करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आने लगी हम लोग के अंदर। तो मुझे और मेरे बड़े भैया दोनों को ये सारे मंत्र लगभग याद है। आप चला दें, हम पढ़ देंगे, और हमने कभी पढ़े नहीं है। तो मुझे लगता है ये गढ़ा जाता है। और माताजी का भी हमारे यहाँ सेम ही है। अच्छा, वो भी राइटर है क्या? वो राइटर नहीं है, पर वो उनका सिखाने का तरीका अलग है। अच्छा। जो छोटी छोटी चीज़ें सिखाती हैं, जो चीज़ें वो करती हैं। मुझे याद है, मैं स्कूल जाता था तो कभी कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं स्कूल के। अब आप लाख उनके सामने रो लो कि मुझे नहाना है, तैयार होना है, सारी चीज़ें करना है, नहीं, तुम खुद करोगे। तो वो जो एक डिसिप्लिन है कि खुद का काम खुद से करो, तब जाके तुम सीखोगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है राइटिंग में भी आई है कि खुद से सीखो, खुद से लोगों को देखो, लोगों को पढ़ो, नए लोगों से बातचीत करें, सुने, सीखें। तो वो चीज़ वहाँ से बड़े बुजुर्गों का मुझे लगता है ज़्यादा आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा। बैतूल, मतलब आपने बोला कि आप बैतूल के रहने वाले, तो बैतूल में भी इस सब चीज़ों के स्कोप है राइटिंग? जी जी जी। अच्छा जी, हमारे बैतूल के बहुत ही प्रसिद्ध राइटर नीरज पुरी जी हैं। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी आप कविताएं देखें, आप इंटरनेशनल परफॉर्म किया उन्होंने। अच्छा। और बहुत बड़ा नाम है नीरज पुरी जी का आज भी। तो वहाँ से बैतूल से बहुत ऐसे कलाकार निकले हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पे अपना नाम किए हुए हैं। तो बैतूल में है, वादियाँ हैं सतपुड़ा की। वैसे कहा जाता है कि जैसे अभी तुम बहुत यंग हो जी, तो कहा जाता है कि बहुत लोगों का दिल टूटता है तब वो लिखना चालू करते हैं, या ऐसा कुछ, तो ऐसा भी कुछ हुआ है क्या लाइफ में? नहीं मंजू दिल तो नहीं टूटा है। हाँ। पर ये है कि कहीं बोला गया है कि गुलजार साहब ने एक पॉडकास्ट में बोला है, मुझे याद है कि गम बहुत देर से जाता है शायर की। तो वो बाय डिफॉल्ट एक है कि ऊपर वाले ने बोला कि भाई तू शायर है, तुम लिखने वाले हो, तुम्हारा गम देर से जाएगा, और वो गम तुम्हारी एक दवाई है जिसको तुम लिख दोगे।
जिसका तुम प्रिस्क्रिप्शन बना दोगे और वो बहुत सारे लोग उसको यूज कर लेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो किसी से बात करनी हो तो शेरों में बात करते हैं, तो वो हम एक जरिया बनाने के लिए ईश्वर की कृपा है। अच्छा तो कुछ हो जाए फिर तुम्हारा खुद का। मैं आपको अभी ताजे बंद मैंने कुछ लिखे हैं। हो जाए। तरन्नुम में मैं पहली दफा पढ़ रहा हूँ, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, देखें कि गजलें सुनने सुनाने से क्या फायदा, गजलें सुनने सुनाने से क्या फायदा, आपके मुस्कुराने से क्या फायदा, गजलें सुनने सुनाने से क्या फायदा, आपके मुस्कुराने से क्या फायदा, चोट शब्दों की गर दिल तलक ना लगे, ऐसे नगमे सुनाने से क्या फायदा। बंद देखे भैया कि मुझको मालूम है घर नहीं जाएगा, मुझको मालूम है घर नहीं जाएगा, वो ऐसा किरदार है डर नहीं जाएगा, मुझको मालूम है घर नहीं जाएगा, वो ऐसा किरदार है घर नहीं जाएगा, वो ऐसा किरदार है घर नहीं जाएगा, खुल के रोना तो आता नहीं है उसे, खुल के हंसेगा तो गम उतर जाएगा, खुल के हंसेगा तो गम उतर जाएगा, अपनी बातों पे तू भी जरा गौर कर, अपनी बातों पे तू भी जरा गौर कर, दिल दुखाता है तू भी जरा गौर कर, दिल दुखाता है तू भी जरा गौर कर, किसी दिल जले की हाय लग जाएगी, किसी दिल लगे की हाय लग जाएगी, बद्दुआओं से डर तू जरा गौर कर, बद्दुआओं से डर तू जरा गौर कर। देखें हम लिखने वालों पे भैया कि तुझको मालूम है हम कहाँ जाएंगे, तुझको मालूम है हम कहाँ जाएंगे, लौट कर हम तो वापस यहाँ आएंगे, लौट कर हम तो वापस यहाँ आएंगे, ढूंढ लेना मुझे महफिलों में कहीं, सिर्फ तुमको पढ़ेंगे जहाँ जाएंगे, सिर्फ तुमको पढ़ेंगे, क्या बात है, जहाँ जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत। तो अभी इसको कहीं सुनाया है कि नहीं? अभी ये एकदम ताज़ा लिखा है, तो मेरे पहले इस पे बोनी हुई है अभी गीत बंद, ये बंद है अलग अलग, इनकी बोनी अभी मैंने आपके शो पे करी है। क्या बात जी। दोस्तों का क्या योगदान है तुम्हारे इस पे? जो मतलब क्या होता ना कि जैसे तुम कहीं जॉब भी करते हो, जी, तो इसमें दोस्त क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं तुम्हारे लिए? मुझे लगता है हिमांशु भैया दोस्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखने में भी। वो आपको सुने ना सुने, मैं दोस्तों को सुनाता हूँ, हंसी में टाल देते हैं कई दफ़ा, सपोर्ट करते हैं। जी, मैं आपको उसका एक किस्सा बताता हूँ। मैं दोस्तों को सुनाता हूँ, हंसी में टाल देते हैं, पर उनको बाद में यही लगता है कि यार इसने कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा, पर आपके सामने नहीं बताएंगे कि मुझे अच्छा लगा, या वो रिलेट भी करते हैं। बिल्कुल रिलेट करते हैं हिमांशु भैया। तो बहुत बड़ा प्यार है मेरे दोस्तों में। मेरे बचपन के बहुत सारे मित्र हैं, एक परम मित्र भी है हमारे बैतूल में, हर्षित, और ऐसे परम मित्र मेरे सारे ही परम मित्र हैं, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं। बचपन की दोस्ती तो ऐसी होती है कि आप जानते ही हैं, और ज़्यादातर उनका ही योगदान रहा है। मेरे कई कॉलेज के मित्र हैं, वो अलग से मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई
तुम अच्छा कर रहे हो। तो ये योगदान उनका मेंटली अलग से रहता है भैया, कि आप कुछ लिख रहे हैं, आपने सुना दिया, उन्होंने बोला हाँ अच्छा है, ठीक है। आपको एक कान चाहिए, लिखने वाले को सिर्फ एक कान चाहिए कि वो सुन ले। तो सबसे बड़ा योगदान तो उनका यही है। और अपने पसंदीदा लेखक के बारे में, राइटर या पोएट के बारे में बताओ कुछ, अगर तुम्हें। मुझे तो हिमांशु भाई, अगर बात करें सबसे ज़्यादा जिनसे मैं सीखता हूँ वो हैं कुमार विश्वास जी। अच्छा। आप उनके अभी नए नए कुछ उनने अध्यात्म की तरफ भी अपनी रुचि दिखाई है। तो अपने अपने राम उनका एक चल रहा है अभी, सेशन लेते हैं वो मैं पूरा सुनता हूँ। उसके बाद उनकी कविताएं वो मैं पूरी सुनता हूँ। अच्छा। उनकी किताब है मेरे पास, मैं वो पढ़ता हूँ। तो कुमार विश्वास जी के पास सबसे बड़ी जो उनके पास जो ताकत है वो है शब्दों की। जो उनके पास वोकैबलरी है, जो उन्होंने मेहनत करके बनाई है, जो उनका एनालिसिस है चीज़ों का, वो सीखना बहुत मुझे अच्छा लगता है कि हर शब्द के पीछे क्या एनालिसिस है, क्या बंद लिखे हुए हैं। मैं उनके अपने अपने राम भी देखता हूँ। आप उनमें व्याख्याएं देखें, आप उनमें भाव देखें। जो हर शब्द में भाव है, हर रिलेशन में एक भाव है, वो भाव कविता में, वो भाव गज़ल में निकल के आना चाहिए। तो वो भाव सीखना तो क्या ही, वो भाव महसूस करना ज़रूरी है। वो भाव पहले दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये भाव इस तरीके से हैं। इतना निर्मल दिल भी होता है। श्री राम का बात करते हैं वो भरत जी की बात करते हैं। हर व्यक्तित्व का अपना एक दिल है, अपनी सोचने की वो है, तरीका है। तो वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है। अच्छा। भगवान में विश्वास रखते हो? बिल्कुल। अच्छा। भगवान से मेरा रिलेशन थोड़ा अलग टाइप का है मंच पे। कैसा रिलेशन? दोस्ती वाला है। अच्छा। कभी गलत हुआ तो मैं डांट लगा देता हूँ मैं। हाँ, अरे मुझे लगता है कि हम तुम्हारे हैं। हम पूरा तुम पे निर्भर है। तुमको ही करना है सब कुछ। या तो हम तुमको वैसे लें, ईश्वर एज ए ईश्वर लें, तो फिर सारे काम हम करें। हम कर रहे हैं सारे काम, पर बल तुम्हारा है, हाथ तुम्हारा है, तुम पीछे से धक्का दिए हुए हो, हम चल रहे हैं। तो वो धक्के में अब जब तुम साथी हो, हम परछाई हैं तुम्हारे, तो हम लड़ेंगे भी। हम तुमसे सारी बातें बताएंगे, आज ये बुरा हुआ, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है भगवान के साथ। मैं देवी जी में बहुत मानता हूँ। अच्छा। और वो बहुत साथ भी देते हैं। कौन सी देवी? अम्बा माई को मैं ज़्यादा मानता हूँ। हमारे यहाँ हिवरा मंदिर है। कुल देवता है क्या? कुल देवी हमारी बिजासनी माता है। अच्छा जी। तो अम्बा माई से मेरा थोड़ा अलग रिलेशन है। अच्छा। हिवरा में एक बैतूल में हमारे हिवरा करके एक गांव है, वहाँ पे मंदिर है देवी का, बहुत भव्य मंदिर। वो बात करती हैं, आप जाएंगे उनसे मिलने, वो ऐसे लगेगा वो आपको बुलाई हैं, आपसे बात कर रही हैं। अच्छा। तो इतना वो प्रेम है, इतनी शांति है उस मंदिर के प्रांगण में। तो वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ लिखेंगे तो ये लोग हैं देखने के लिए, ये बैठी हैं देखने के लिए, हम कुछ गलत करेंगे तो ये है देखने के लिए। और सबसे बड़ा चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ करने का जो प्रेरणा मिलती है वो ईश्वर को मानने के लिए मिलती है। ईश्वर के मानने से मिलती है कि हमें डर है कि वो है, हमें डर है कि कभी वो आ गया, कभी उसने पूछ लिया कि तेरे को पता था कि मैं हूँ तब भी तूने गलत किया। लिखने में भी सेम मैं वही यूज़ करता हूँ भैया कि ईश्वर को मान के मैं लिखता हूँ, ईश्वर ने लिखवाया है। अच्छा। उसकी प्रेरणा है ये। हम उसके दुनिया में हैं, हम क्या ही कर पाएंगे। अपने शब्द गूंगा कर देता है लोगों को, हमें तो भूलने का मौका दे रहा है, हमें इतनी प्रेरणा दे रहा है कि हम लिख पा रहे हैं। तो वो उसकी कृपा है, ईश्वर की देन है, मैं तो ये कहूँगा। कोई ऐसी किताब जो तुमको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, कोई है ऐसी किताब? जी, किताब तो काफ़ी सारी हैं, पर विवेकानंद जी की मैंने किताब पढ़ी थी, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। अच्छा। उनके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, उनने काफ़ी चीज़ों से गुजर के गए, काफ़ी उनने आध्यात्मिक अपना चीज़ें बढ़ाई, किस तरीके से उनने जीवन जिया, वो सबसे बड़ा प्रेरणादायक लगता है मुझे। अच्छा जी।
ये जो आजकल देखा होगा कि तुमने कि बहुत ज़्यादा राइटिंग की तरफ लोगों का मैं देखता हूँ ऐसा कि सोशल मीडिया पे भी लोग एक्टिव हैं जी और हर जगह बहुत सारे प्रोग्राम भी होने लगे हैं जी। और जो लोग देखो हर तरीके का कंटेंट होता है उसको आपका देखने का नज़रिया कैसा है ये आप पे डिपेंड करता है। तो जो आजकल जो लोग लिख रहे हैं मतलब ओपन माइक भी हो रहे हैं जी। ठीक है, पोएट्री शोज भी हो रहे हैं, मंच पे भी लोग जा रहे हैं, मुशायरे वगैरह भी हो रहे हैं। तो जो आजकल के बच्चे हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं लिखने की फील्ड में, उनके लिए कुछ क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा थॉट प्रोसेस ये है हिमांशु है कि अगर व्यक्ति लिखना चाह रहा है तो उसे लिखना चाहिए। उसके दिमाग में एक लाइन भी आई, फ़ोन है सबके पास, आप फ़ोन में वो लाइन लिख लीजिए। क्या पता ईश्वर आपसे कुछ बड़ा लिखवाना चाह रहा हो। सही बात है, सही बात है। आप वो लाइन लिख लीजिए, आप उसको कंप्लीट करें जब आपको समय मिले, आप उसमें सोचें, अपना विचार डालें। तो जो लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप ओपन माइक्स पुणे में हमारे बहुत होते हैं, तो पुणे में आप ओपन माइक्स में जाइए, आपने कुछ लिखा है, आप जाइए, आप सुनाइए, आप प्रतिक्रिया देखें कि लोग किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छा है नहीं है। जो अच्छे लिखने वाले हैं वहाँ ओपन माइक्स में तो हर तरीके के लोग आते हैं, अच्छे लिखने वालों से आप मिलिए, उनको आप अपनी कॉपी जचवाइए, आपने जो लिखा है कि ये कैसा है, आप मैं इसमें आगे क्या सुधार कर सकता हूँ, ये आपको ख्याल कैसा लगा, इसमें शब्दों का प्रयोग कैसा है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। कोई बहुत अच्छा लिखना चाह रहा है, उसको उस तरीके के लोग मिल जाते हैं ओपन माइक में, उसको उस तरीके की कम्युनिटी मिल जाती है। पहले ये सब पॉसिबल नहीं था, पहले आप किताब पढ़ के देख ले रहे हैं या कोई गुरु आपके हैं। तो अभी पुणे में गुरु तो मुश्किल है क्योंकि सभी कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, पर सबसे बड़ा यही है, एक दूसरे को सिखाना ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। सही बात है, सही बात है। और मैंने एक चीज़ देखी भी है कि जैसे जैसे लोग कैसा है कि लोग दूसरों को देख के भी उनमें ऐसा होता है कि बिल्कुल मुझे भी, मैं भी लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात तुमने बोली कि वन लाइनर अगर कहीं भी बैठे हो, वन लाइनर अगर दिमाग में तुम्हारे आता है तो उसको कहीं नोट कर लो, बाद में ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे जो उसको पूरा कर बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, वो ख्याल को कंटिन्यूटी में आप बाद में भी ला सकते हैं, मतलब क्योंकि आप ही सोच रहे हैं, अंदर आपके खलबली चल रही है, आप उसको लिख दीजिए और ये बहुत प्रेरणादायक रहता है। मुझे याद आता है कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वो 26 किलोमीटर थी मेरे घर से, तो मुझे बहुत समय लगता था पहुंचने में। अच्छा। अब खाली दिमाग में चल रहे थॉट्स, शायर एक कवि क्या सोचता है, कुछ ना कुछ शब्द जोड़ने की कोशिश करता है। मैं वो कोशिश में ही लगा रहता था और कभी कुछ अच्छा बन गया तो साइड में गाड़ी रोकी, लिख लिया फ़ोन में, चल दिए। अब वो उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ हिमांशु है कि वो ख्याल मेरे पास बहुत सारे हो गए। अब मैं वो ख्याल पे काम करता हूँ। अच्छा। कोई ख्याल आया, जैसे किसी को मैंने ये कहा था, मैंने सिर्फ उसको एक लाइन ये कही थी कि तू अपनी कोशिशें ज़ाया न कर, मैं रूठा नहीं हूँ, मनाया न कर। सिर्फ इतना सा उनको भेजा था। अब वो बहुत दिन तक रखा रहा, फिर मुझे लगा इसको गज़ल तो क्या, ये ख्याल को आगे लेके जाना चाहिए, तो उसमें कुछ और ख्याल जुड़ते गए, पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा। वो ऐसा है कि तू अपनी कोशिशें ज़ाया न कर, मैं रूठा नहीं हूँ, मनाया न कर। क्या बात है। गूंगा कर देती है एक निगाह तेरी, तू मुझे देखकर मुस्कुराया न कर। वाह वाह वाह, क्या बात। महफिल मेरी धड़कनें सुन रही हैं, तू मेरे इतने करीब आया न कर। हम तेरा नूर लिए फिरते हैं, हम तेरा नूर लिए फिरते हैं, खफा हो जा चेहरे से जाया न कर। वाह वाह। रकीब मुझे सिसकियाँ सुनाई देती हैं उसकी, तू उसे खुश रखा कर रुलाया न कर। एक शख्स ने शायर कर दिया तुम्हें, एक शख्स ने शायर कर दिया तुम्हें, खुदा है वो आयुष, उसे नाम से बुलाया न कर। वाह वाह। तो ये ख्याल मैं लिख लेता था और इसको फिर मैं धीरे धीरे इसमें ऐड करते हुए इसको कंप्लीट करता था। तो नए राइटर्स से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लिख लें, जो ख्याल आ रहा है आप उसको लिख लें। फिर शुरुआत में अगर आपको नहीं बन रहा है कि शब्द अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप लिख लीजिए। आप धीरे धीरे जब और लिखना चालू करेंगे और लिखते जाएंगे तो अपने आप शब्द बनने लगेंगे। फिर आप धीरे से गज़ल कह रहे हैं तो आप बहर में आ जाएंगे। फिर वो स्टेप बाय स्टेप आदमी बढ़ते जाता है। मैंने देखा कि बहुत से जो लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, मतलब थोड़ा लिख चुके हैं, अब वो बहर में भी लिखना, जैसे तुमने बात करी कि बहर में लिखना चाहिए, तो
मेरा अपना ये मानना है कि मैं एग्री करता हूँ उस पर कि जैसे जैसे आप धीरे धीरे आपको ज्ञान होता है शब्दों का लिखने का, आप खुद अपने आप बहर में लिखना चालू कर देते हैं। उसका नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन आप अपने आप लेकिन शुरुआत में ही आप सोचोगे बिल्कुल कि मैं तो लिखूंगा तो बहर से ही स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल तो बहुत मुश्किल है उसमें। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। बहर आप देखें तो एक रिदम है, रिदम ऑफ वर्ड्स। यस, उसमें वर्ड के वजन है उसके हिसाब से। तो पहले लिखना चालू करे बंदा, हम लोग जैसे हैं सीखने वाले, हम भी विद्यार्थी सब हैं, तो वही आप हम लिखें, फिर धीरे धीरे वो जो लिखावट है वो धीरे धीरे दिमाग अपने आप ट्रेन होने लगता है कि ये बहर है, ये रिदम है, इस रिदम में आएगी चीज़ें, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। पुणे कब आना हुआ बैतूल से? जी, पुणे कब आए? मैं 2017 में आया भैया। अच्छा। मैंने बी कंप्लीट करी 2016 में, फिर जॉब करने में पुणे आया 2017 में, तब से पुणे में हूँ। अच्छा जी। घर में मतलब अभी तुम लोग, मैंने देखा है कि तुम अभी परफॉर्म भी करते हो अलग अलग स्टेज पे, घर में कैसा रिएक्शन होता है जब फादर तुम्हारा या मदर या भैया या भाभी जो भी रिलेटिव है तुम्हारे घर में देखते हैं कि अरे? मुझे लगता है वो प्राउड फील करते हैं कि हमारा लड़का, हमारा भाई, मेरी भाभी भी बहुत प्राउड फील करती हैं कि मैं उनको एज अ बड़ी बहन ही मानता हूँ, क्योंकि वो माँ के समान है, गुरु हैं भाई हैं। मेरे बड़े भैया भी पिताजी समान हैं, गुरु हैं, उनसे कुछ भी आप सलाह ले सकते हो वो बहुत आसानी से। तो मुझे लगता है वो बहुत प्राउड फील करते हैं। उनको ये लगता है कि यार कम से कम ये अपने ख्याल कह पाता है, इसको ईश्वर ने कुछ दिया है जो ये कर लेता है, और अच्छे से कर लेता है, प्रेम मिल जाता है। लोग 4 लोग आपस में बात कर लेते हैं, इससे अच्छा इसको रहता है रिस्पॉन्स। मैं उनको सबसे पहले सुनाता हूँ। ये बंद मैंने जो आपको सुनाया, बोनी मैंने वहाँ से करी थी, आज बोनी जो स्टेज पे यहाँ करी, तो मुझे लगता है वो बहुत प्राउड फील करते हैं। सेम मदर फादर का भी है, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम इतना कर लेता है कि वो ख्याल अपने लिख पाता है, वो जो सोच रहा है वो लिख पाता है, वो बड़ी बात उन्हें लगती है। सही है। अच्छा, कोई ऐसा शेर या कोई ख्याल या कोई गज़ल जो तुम्हें लगता है कि मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ, तुम्हारा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट हो जाता है? नहीं, बहुत सी ऐसी लिखावट होती है जो वन ऑफ द बेस्ट होती है, कोई ऐसा शेर जो हो जाए फिर? मैंने एक जगह कहा था भैया कि यही वाला जो मैंने आपको सुनाया ये बहुत लोगों ने पसंद किया। फिर मुझे ये लगता है कि एक वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया कि अब के नए मैं में पुराना मैं नहीं डाला मैंने। अब के नए मैं में पुराना मैं नहीं डाला मैंने, ख्वाहिशों में दबा वो शख्स नहीं निकाला मैंने, ख्वाहिशों में दबा वो शख्स नहीं निकाला मैंने। मैं चुपचाप लोगों के साथ खड़ा रहा, मैं चुपचाप उनके साथ खड़ा रहा, कुछ इस तरह भी लोगों को संभाला मैंने। वाह वाह। फिर ये ख्याल ही है भैया, देखें आगे इसमें था कि दे दिया उसको एक रोशन कोना, दे दिया उसको एक रोशन कोना, मगर उसको दिल से नहीं निकाला मैंने। क्या बात है। मगर उसको दिल से नहीं निकाला मैंने। और इस तरीके के जो ख्याल हैं ये मैं पढ़ता रहता हूँ। एक ये है, एक मुझे याद आ रहा है कि हमें ये भी तो एक बीमारी है, हमें ये भी तो एक बीमारी है, हर बात पर बात तुम्हारी है। वाह। हमें ये भी तो एक बीमारी है, हर बात पर बात तुम्हारी है। मेरी नज़रों में इतना समाया है तू, मेरी नज़रों में इतना समाया है तू, कि हर शक्ल में शक्ल तुम्हारी। क्या बात है, क्या बात है। कि हर शक्ल में शक्ल तुम्हारी है। और ये शेर मेरे दिल के ये ख्याल मेरे दिल के बड़ा करीब है भैया। देखें कि ख़राब बात ये कि ख़राबी नहीं मुझ में, ख़राब बात ये कि ख़राबी नहीं मुझ में, और ये भी कि ख़राब नज़रें तुम्हारी हैं। वाह वाह। और ये भी कि ख़राब नज़रें तुम्हारी हैं। और फ़ोन से तो सब डिलीट कर दी, मगर उनका क्या, फ़ोन से तो सब डिलीट कर दी, मगर उनका क्या, दिल में जो तस्वीर तुम्हारी है। क्या बात है, क्या बात है। So, ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ा पसंद करते हैं लोग। सुनने में अच्छी प्रतिक्रिया आती है। एक मैंने लिखा था रात के मसले। अच्छा। तो वो रात से रिलेटेड है पूरा। उसका सिनेरियो है जो रात में हम ओवर थिंकिंग करते हैं। अभी तो फ़ोन चलाते हैं जब रात में सोचते हैं फ़ोन साइड में रख के, तो ख्याल बहुत आते हैं।
उस पे पूरा एक बनाया था कि नींद आएगी ना रात भर, फिर भी ख्वाब सजाएंगे, ये रात के मसले हैं, इन्हें रात में सुलझाएंगे। वाह वाह। सूरज परछाइयाँ बांटता फिरेगा दिन में, मगर हम रात भर चांदनी से बतियाएंगे। सही बात है। ये रात के मसले हैं, इन्हें रात में सुलझाएंगे, और दिन भर का हाल हम तकिए को सुनाएंगे, या फिर उसे सीने से लगाएंगे। ये रात के मसले हैं, इन्हें रात में सुलझाएंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये पूरा एक कंप्लीट नज्म सरी का बनाया था मैंने। तो ये जो जितना तुम ये लिख रहे हो जी, इसको कहीं डॉक्यूमेंट किया है तुमने? मैं कोशिश में हूँ भैया। अच्छा, आगे बुक वगैरह पब्लिश करने जी, का? मैं कोशिश में हूँ कि, क्योंकि लिखते बहुत अच्छा हो तुम। मतलब मैं जब तुमसे फर्स्ट टाइम जब मिला था, शायद कहाँ मिला था मैं, जी, पोएट्स पुणे के एक इवेंट में मिला था। मैंने जब सुना था तुमने, वाह क्या, बहुत बढ़िया। मैंने इसके लिए एक, जो आप तारीफ कर रहे हैं, मुझे तारीफ लेते तो नहीं आता भैया, तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी बात कही थी कि उसकी कहानी है, मेरी ज़बानी है। वाह वाह, उसकी कहानी है, मेरी जुबानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी ईश्वर की कृपा है बस। जी, आगे फिर इसको और आगे कैसे लेके जाओगे जो तुम लिख रहे हो? आगे क्या तुम्हारा प्लान है? मुझे मेरा मन में मेरे जो ख्याल है भैया, मुझे गीत लिखना है। गीत लिखना है? मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत सारा कुछ फिल्मों के लिए लिखना चाहते हो? जी, अच्छा अच्छा। फिल्म हो गई, या खुद के लिए गीत लिखूं। अच्छा। मैं उसका पूरा मीटर सीखूं। अभी तो बहुत कुछ सीखना है। पूरा मीटर सीखूं, उसमें भाव सीखूं, भाव कैसे डाले जाएं, उसकी लय सीखूं। ये मेरा भी मन में बड़ा मन है मेरा, ये लिखने का, ये करने का। अच्छा। ख्याल भी यही है कि जीवन में कुछ किताब कोई पढ़े ना पढ़े, मेरा एक गीत छोड़ जाऊं मैं लिख के। मतलब जब जाए तो ऐसा हो कि कुछ जो कोई गुनगुनाता रहे, और क्या बात है। किसी गांव के कोई कोने में, हाँ। एक छोटे घर में, या कोई किसान काम करते हुए रेडियो पे, अपने टेप रिकॉर्डर पे, फ़ोन पे वो गीत मेरा चल रहा हो, और उसे याद हो कि ये वाह, इस लड़के ने लिखा है। क्या बात है। तो वो मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया। वो मेरी दौलत रहेगी भैया। तो आयुष, अब बात करते हैं जी, कुछ नामी गिरामी शायर को लेकर के। बहुत से लोगों के मनपसंद शायर होते हैं जी। जैसे मैं ज़्यादातर गुलजार साहब को और जावेद साहब को बहुत सुनता हूँ, और नए राइटर में मैं मानव कौल जी को बहुत सुनता हूँ, और बहुत पुराने जाओगे तो अमृता प्रीतम को, उनको भी मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे पास बहुत सी बुक है उनके लिए, जो मतलब ऐसा होता है कि वो जो शब्द लिखते थे वो शायद हम लोग ध्यान भी ना कर पाए, लेकिन बहुत बहुत बढ़िया लिखते थे उस टाइम पे। तो मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा कोई ऐसा कोई जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो? जी, मेरे मनपसंदीदा बहुत शायर हैं भैया। शायर भी, कवि भी, गीतकार भी। गीतकार में अभी आप अमन अक्षर जी को सुने, आप मनिका दुबे जी को सुने। ये क्या गीत लिखते हैं और क्या गाते हैं। मैं रश करता हूँ कि इस तरीके से मैं क्यों नहीं लिख पाता, पर उनकी मेहनत है, उन पे दुआएं हैं। ऐसे ही शायरों में गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, जॉन एलिया साहब हैं। हाँ, मैं उनको बहुत सुनता हूँ। तो आयुष, अब बात करते हैं उर्दू भाषा की। जी, कि मुझे भी बड़ा शौक है सीखने का, और मैं सीख भी रहा हूँ, लोगों को पढ़ भी रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है इसके ऊपर? उर्दू भाषा सीखना, जो इंटरनेट से हम सीखते हैं, वो प्रोसेस मुझे लगता है थोड़ी स्लो है। एक कायदा जो कहता है, जैसे हम संस्कृत सीखते थे, हम हिंदी सीखते थे, तो जो उसके शुरुआती ग्रामर है, जो जहाँ पे शब्द यूज़ होता है, शब्दों का वजन, वो किसी गुरु से सीखा जाए तो जल्दी सीखने में आएगा। और ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। मुझे लगता है कि रेखता जो मंच है, बड़ा मंच है, उन्होंने भी कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं अभी। अच्छा। और ऐसे कई मंच हैं, ऐसे कई गुरु हैं जो ऑनलाइन भी सिखाते हैं, बड़े शायर हैं जो ऑनलाइन सिखाते हैं, तो उनसे भी सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो ज़रिया है सीखने का, वो किताबें हैं भैया। किताबें हैं, या आप किसी को सुन लें। हाँ। आपने ज़्यादा लोगों को सुना, आपने बड़े शायरों को सुना, आपने उनकी शायरी को डिकोड किया कि इसमें ये शब्द क्यों यूज़ हुआ है, इस शब्द के मायने क्या हैं, तो वो मुझे लगता है वोकैबलरी धीरे धीरे वहाँ से बढ़ने लगती है। वही अहमद फराज साहब का मुझे एक शेर याद है, जिसमें वो कहते हैं कि ए खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त,
कोई आबोदाना नहीं कि तुझसे कहे। अब आबोदाना जो शब्द है उसका मतलब है दाना पानी, दाना पानी, खाना पीना। मुझे याद है ये शब्द एक गाने में भी यूज हुआ है, आबोदाना। आबोदाना देखता हूँ या तो क्या था आबोदाना, कुछ गाना है, हाँ उसमें आबोदाना यूज हुआ है। उसका मतलब है खाना पीना, दाना पानी। तो ये शब्दावली बड़े शायरों की जब शायरी को डिकोड करी जाए, पढ़ने का मतलब यही है मायने भैया कि आपने पढ़ लिया ख्याल, आपने उनके शेर पढ़े, आपको शेर याद भी हो गए, उनके लिखने का पैटर्न याद हो गया, उसमें आपकी वोकैबलरी भी बन गई। तो सबसे बड़ा जो सीखने का ज़रिया है मुझे लगता वही है। ओके, तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करने का समय आ गया, क्योंकि बातें तो हमारी होती रहेंगी और हम आगे भी मिलते रहेंगे। जी। तो आयुष, तुम्हारा सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेरे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पुणे में हैं और पुणे के आसपास एरिया में रहते हैं और आप लिखना पसंद करते हैं और ओपन माइक में परफॉर्म करना पसंद करते हैं, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप हमसे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो आप तब पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आयुष, आप अपने सुनने वालों को कुछ मैसेज? मेरा मैसेज तो सिर्फ यही है कि मोहब्बत बरसाते रहें, हम एक दूसरे से मिलते रहें, आते जाते रहें, और सबसे बड़ा यही है कि आप मुझे फॉलो कर लें, मैं आपको फॉलो कर लूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ayush.mishra__, तो आपको वो भी मिल जाएगा, आप फॉलो करें, मैं भी आपको फॉलो करूँगा। एक दूसरे को सीखते सिखाते रहेंगे, काम आगे बढ़ाते रहेंगे, ईश्वर की इस दुनिया में अपने कुछ अशार डालते रहेंगे, कुछ लिखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। सांवले शब्द। शुक्रिया।